हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना सेशन नंबर 53। तो इसमें हम पहले वे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने आप लोगों को 50 सेकेंड में दिया था। तो यहाँ पे प्रश्न है, NEDFI की स्थापना किस वर्ष की गई थी तथा इसका पूरा नाम आपको बताना था। तो 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका पूरा नाम होता है नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न यहाँ पर, भारत का पहला स्वदेशी हैवी वेट जहाज कौन सा है जिससे पनडुब्बी रोधी इलेक्ट्रॉनिक टॉर्पेडो लॉन्च किया जाता रहा है। तो इसका नाम है वरुणास्त्र। प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत भारतीय नौसेना ने कितने स्कॉर्पियन क्लास अटैक पनडुब्बियों का निर्माण किया है। तो यहाँ पर निर्माण किया गया प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों का, जिनका नाम है यहाँ पर INS कलवरी, INS खांडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर और INS वागशीर, ये यहाँ पर निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, 2003 में स्वीकृत प्रोजेक्ट 28 के अंतर्गत शामिल सेवारत पनडुब्बियों के नाम आपको बताना था। तो ये नाम है INS कमोरता, INS कदमत, INS किल्टन और INS कवरत्ती। अगला प्रश्न है, 1990 के अंत में निर्मित पिनाका मार्क 1 का सर्वप्रथम उपयोग किस युद्ध में किया गया था। तो सामान्य सा क्वेश्चन था, आप इसमें ट्रिक भी लगा सकते थे, सोच भी सकते थे। तो इसका आंसर है 1999 में जो युद्ध हुआ था 1999 में कारगिल युद्ध में इसका उपयोग किया गया था। अब दोस्तों यहाँ पर जो हम 4 टॉपिक को डिस्कस करेंगे वे हैं यहाँ पर गोवा मुक्ति दिवस, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हम इसमें समझेंगे और उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से भारत की आज़ादी में अपना योगदान दिया था। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, गोवा मुक्ति दिवस। तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने गोवा के मुक्ति दिवस की हीरक जयंती 60 के उपलक्ष्य में एक सेमिनार का आयोजन किया। गोवा मुक्ति दिवस प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। यदि हम बात करें इस दिवस के विशेष उपलब्धियों को लेकर के, तो यह दिवस उस अवसर को चिन्हित करता है जब भारतीय सशस्त्र बलों ने वर्ष 1961 में 450 वर्षों के पुर्तगाली शासन से गोवा को मुक्त कराया था। वर्ष 1510 में पुर्तगालियों ने भारत के कई हिस्सों को उपनिवेश बनाया था, लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत में पुर्तगाली उपनिवेश गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली और अंजेदीवा, जो कि गोवा का एक हिस्सा है, वहाँ तक ही सीमित रह गया था। 15 अगस्त 1947 को जैसे ही भारत को स्वतंत्रता मिली, भारत ने पुर्तगालियों से अपने क्षेत्रों को सौंपने का अनुरोध किया, लेकिन पुर्तगालियों ने इससे इनकार कर दिया। गोवा मुक्ति आंदोलन छोटे पैमाने पर एक विद्रोह के रूप में शुरू किया गया, लेकिन वर्ष 1940 से 1960 के बीच अपने चरम पर पहुंच गया। वर्ष 1961 में पुर्तगालियों के साथ राजनयिक प्रयासों की विफलता के बाद भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन विजय चलाकर 19 दिसंबर को दमन और दीव तथा गोवा को भारतीय भूमि में शामिल कर लिया गया। 30 मई 1947 को इस क्षेत्र का विभाजन हुआ और गोवा का गठन हुआ तथा दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 30 मई को गोवा के स्थापना दिवस स्टेटहुड डे ऑफ गोवा के रूप में मनाया जाता है यहाँ पर प्रत्येक वर्ष को। अगर हम गोवा की बात करें तो इसकी अवस्थिति की अगर हम बात करें तो गोवा भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पर कोंकण के पूर्व में जाने वाले क्षेत्रों में स्थित है और भौगोलिक रूप से दक्कन उच्च भूमि के पश्चिमी घाट द्वारा अलग होता है। ये इसकी राजधानी पणजी है। आधिकारिक भाषा कोंकणी है। कोंकणी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से एक है। इसे वर्ष 1992 के 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मणिपुरी और नेपाली के भाषा के साथ 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। सीमा की अगर हम बात करें इसके क्षेत्रों को लेकर के, तो यह उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व और दक्षिण में कर्नाटक से घिरा हुआ है तथा अरब सागर इसके पश्चिमी तट पर स्थित है। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो गोवा का उच्चतम बिंदु सोनसोंगोर है। गोवा के उत्तर में तेरेखोल नदी बहती है जो कि गोवा को महाराष्ट्र से अलग करती है। राज्य की अन्य प्रमुख नदियों में मांडवी, जुआरी, चपोरा, रखोल, गल बिगिबाग, कुंभरजुआ नहर, तलपोना और साल आदि शामिल है। गोवा की अधिकांश मृदा आवरण लेटेराइट से बनी हुई है। अगर हम बात करें गोवा में कुछ अन्य अभ्यारण्य को लेकर के, राष्ट्रीय उद्यानों को लेकर के, तो डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है। महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य है। कोटीगांव वन्यजीव अभ्यारण्य है। भगवान महावीर अभ्यारण्य है और फिर यहाँ पर मोलेम नेशनल पार्क भी स्थित है गोवा के अंतर्गत। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गोवा के मैप को। अगला टॉपिक है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का शॉर्टकट है यहाँ पर एब्रेविएशन ABRY के तहत लाभार्थियों की सूची में महाराष्ट्र सबसे ऊपर रहा है। इसके बाद तमिलनाडु और गुजरात का स्थान आता है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसे वर्ष 2020 में औपचारिक क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत कोविड-19 रिकवरी चरण के दौरान एक रोजगार के अवसरों के सृजन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। सरकारी योगदान क्या रहा है इस योजना में, तो यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के साथ पंजीकृत प्रतिष्ठानों में नए कर्मचारियों को शामिल करने के लिए भविष्य निधि योगदान हेतु सब्सिडी प्रदान करता है। 1000 कर्मचारियों तक के संगठनों को 2 वर्ष के लिए कर्मचारी का योगदान मजदूरी का लगभग 12% हिस्सा जो होता है और नियोक्ता का योगदान मजदूरी का लगभग 12%, वेतन का कुल लगभग 24% यहाँ पर शामिल किया गया है। 1000 से अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं या एम्प्लॉयर्स को 2 वर्ष के लिए कर्मचारियों के योगदान का 12% प्राप्त होगा। योजना के तहत सब्सिडी राशि केवल नए कर्मचारियों के आधार पर जुड़े हुए EPFO खातों, जिसे UAN कहा जाता है, में जमा की जाएगी। प्रतिष्ठानों की पात्रता हेतु क्या मापदंड रखे गए हैं इसके लिए, तो EPFO के साथ पंजीकृत प्रतिष्ठान लाभ के पात्र होंगे अगर वे सितंबर 2020 के कर्मचारियों के रेफरेंस बेस की तुलना में नए कर्मचारियों को जोड़ते हैं। तो 50 कर्मचारियों तक के प्रतिष्ठानों को कम से कम 2 नए कर्मचारियों को जोड़ना होगा। 50 से अधिक कर्मचारियों वाले संगठनों को कम से कम 5 कर्मचारियों को इसके अंतर्गत जोड़ना होगा। इसमें लाभित लाभार्थी किस प्रकार के होंगे, तो EPFO पंजीकृत प्रतिष्ठानों में रोजगार में शामिल होने वाला लगभग 15,000 रुपये से कम मासिक वेतन पर कोई भी नया कर्मचारी होगा इसमें, जिन्होंने 1 मार्च से 30 सितंबर के बीच अपनी नौकरी छोड़ दी है और 1 अक्टूबर को या उसके बाद वे कार्यरत रहे हैं। समय सीमा क्या रहेगी, तो यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से प्रभावी होगी और 30 जून 2021 तक चालू रहेगी। यहाँ पर कुछ अन्य योजनाएं भी हैं जो कि सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जिसे मनरेगा कहा जाता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है, आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना। ये सारी योजनाएं लॉन्च की गई है सरकार के द्वारा, समय समय पर इसके द्वारा लाभान्वित कराए जाते हैं। तो आप इन सभी योजनाओं के बारे में अवश्य अपने स्तर पर शोध करिएगा। अगला जो यहाँ पर टॉपिक है वो है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल या फिर कौशल योजना। हाल ही में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य योजना के तहत देश भर में पूर्व छात्रों की बैठकें आयोजित की जा रही है। इसके क्या परिणाम सामने आ रहे हैं, तो देखिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने वर्ष 2014 में अंत्योदय दिवस पर इसकी घोषणा की थी। यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मांग संचालित नियोजन से जुड़े कौशल प्रशिक्षण पहल है। यह श्रम रोजगार में कौशल प्रशिक्षण और नियोजन का उपयोग आय में विविधता लाने और गरीबी से बाहर निकालने में सक्षम करने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। इसमें किस वर्ग के लोग लाभान्वित होंगे, तो इस योजना के तहत गरीब परिवारों के 15 से 35 वर्ष के बीच के ग्रामीण युवाओं पर विशिष्ट रूप से केंद्रित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण गरीब परिवारों की आय में विविधता लाना इसका उद्देश्य है। रोजगार के अवसर की तलाश करने वाले ग्रामीण युवाओं को जुटाना होता है। इसमें यहाँ पर पूर्व छात्रों को भी ध्यान रखा गया है। उसके अंतर्गत पूर्व छात्र बैठकें योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह कार्यक्रम पूर्व छात्रों को पूर्व प्रशिक्षुओं द्वारा प्लेसमेंट, करियर गोल प्रशिक्षण लेने से पहले रोजगार योजनाओं में खोजने के लिए जो चुनौतियां सामने आती है उनको लाभान्वित करना, उनको एक इकोसिस्टम बना करके देना कि वे रोजगार के लिए अवसर उनके सामने बन सके। पूर्व प्रशिक्षुओं में से कुछ को उनके कार्यस्थलों पर अनुसरणीय प्रदर्शन के लिए योजनाओं में सम्मानित किया जाता है। यहाँ पर कवरेज की बात करें, किस प्रकार के युवाओं को यह कवरेज देता है, तो यह कार्यक्रम वर्तमान में 27 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित किया जा रहा है और 1822 परियोजनाओं में 2198 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें से 839 परियोजनाएं कार्यान्वयन एजेंसियां हैं जो कि 56 क्षेत्रों में प्रशिक्षण आयोजित कर रही हैं और 600 से अधिक भूमिकाओं में कार्यान्वित है। यहाँ पर इस योजना की उपलब्धियां क्या रही है, तो योजना के शुरुआत के बाद से कुल 10,81,000 उम्मीदवारों को 56 क्षेत्रों और 600 ट्रेड्स में प्रशिक्षित किया गया है तथा 6,92,000 उम्मीदवारों को रोजगार प्रदान किया गया है।
इसका महत्व क्या हुआ है? तो देश भर में ग्रामीण विकास के लिए यह योजना और एकीकृत कृषि पहल ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करने और उन्हें सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। इस योजना ने कौशल निर्माण के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कौशल भारत अभियान के एक भाग के रूप में यह सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रमों के समर्थन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। कौशल विकास से संबंधित कुछ अन्य पहले भी हैं जो कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 है। इसे वर्ष 2021 में भारत के युवाओं को रोजगार परक कौशल प्रदान करने के साथ सशक्त बनाने के लिए 300 कौशल पाठ्यक्रमों को उपलब्ध कराने हेतु शुरू किया गया था। इसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला यहाँ पर पहल है आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण। वर्ष 2020 में इसे MSDE द्वारा लॉन्च किया गया था, मतलब कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। यह कुशल लोगों को स्थायी आजीविका के अवसर खोजने में मदद करने के लिए लॉन्च किया गया एक पोर्टल है। अगला प्रोग्राम यहाँ पर श्रेयस, जिसका नाम है यहाँ पर प्रशिक्षुता और कौशल में उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए योजना। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के माध्यम से आगामी सत्र के सामान्य स्नातकों को उद्योग शिक्षुता अवसर प्रदान करने के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं के लिए प्रशिक्षण और कौशल योजना शुरू की गई है। यहाँ पर कुछ पुरस्कार भी लाए गए हैं, जैसे कि कौशल आचार्य पुरस्कार कौशल प्रशिक्षकों द्वारा दिए गए योगदान को मान्यता देने और कौशल भारत मिशन में अधिक प्रशिक्षकों को शामिल होने के लिए प्रेरित करने हेतु MSDE द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर आता है यहाँ पर प्रधानमंत्री युवा योजना, तो इसे वर्ष 2016 में MSDE द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से उद्यमिता विकास के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, समावेशी विकास के लिए उद्यमशीलता संबंधित नेटवर्क और सामाजिक उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए वकालत और आसान पहुंच स्थापित करना है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अंत्योदय दिवस की। तो हर वर्ष 25 सितंबर को देश के राष्ट्रवादी आंदोलन के महान विचारक और दार्शनिकों में से एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को चिन्हित किया गया, जिसे अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 2014 में पहली बार दीनदयाल अंत्योदय योजना के साथ इसकी घोषणा की थी। अंत्योदय का अर्थ है गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान, और इस दिन का उद्देश्य अंतिम पायदान पर स्थित व्यक्ति तक पहुंच स्थापित करना है। यहाँ पर दोस्तों अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। तो 71वीं पुण्यतिथि पर 15 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म है 31 अक्टूबर 1875 को नडियाद गुजरात में हुआ था। ये भारत के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री रहे थे। इन्होंने भारत के लोगों को एकजुट होकर एक साथ एक अग्रणी भारत बनाने का अनुरोध किया था। यह विचारधारा अभी भी वर्तमान है, जिसे कि आत्मनिर्भर भारत पहल से परिलक्षित होती है, जो कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करती है। इन्होंने भारतीय संविधान सभा की विभिन्न समितियों का नेतृत्व किया था, जैसे कि मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति, जो कि कराची में अधिवेशित हुई थी 1931 में। वहाँ पर इन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी, उसकी वकालत करी थी। अल्पसंख्यकों और जनजातीय वर्ग के जो लोग होते हैं बहिष्कृत क्षेत्र, उनकी समितियों का भी इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। प्रांतीय संविधान समिति का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, जिसे हम बिल्कुल नहीं भूल सकते। इन्होंने कई सुधार भी किए, जैसे कि इन्होंने शराब के सेवन, छुआछूत, जातिगत भेदभाव और महिला मुक्ति के लिए व्यापक पैमाने पर काम किया था। इन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय खेड़ा सत्याग्रह 1918 में और बारडोली सत्याग्रह 1928 में किसान के हितों का एकीकृत होने के लिए कार्य किया था। उस आंदोलन का नेतृत्व किया था इन्होंने। बारडोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को इससे प्रभावित होकर उनके कार्यों को देखकर सरदार की उपाधि दी थी, जिसका अर्थ होता है एक प्रमुख नेता। सरदार पटेल की आधुनिक अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना हेतु भारतीय सिविल सेवा के संरक्षक संत के रूप में भी जाना जाता है। रियासतों का एकीकरण में इनका बहुत ही योगदान रहा है, महती योगदान, जिसे हम बिल्कुल नहीं भुला सकते। भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में सरदार पटेल ने भारतीय संघ में लगभग 565 रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस समय त्रावणकोर, हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल और कश्मीर जैसी कुछ रियासतें भारत राज्य में शामिल होने के विरुद्ध थी। सरदार पटेल ने रियासतों के साथ आम सहमति बनाने के लिए अथक प्रयास किया, लेकिन जहां भी आवश्यक हो वहां पर साम, दाम, दंड, भेद के तरीकों को अपनाने में इन्होंने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया।
इन्होंने नवाब द्वारा शासित जूनागढ़ की रियासतों और निजाम द्वारा शासित हैदराबाद को जोड़ने के लिए बल का इस्तेमाल किया तथा दोनों को अपने अपने राज्यों को भारत संघ में विलय नहीं करना चाहते थे, तो ऑपरेशन के माध्यम से इनको भारतीय संघ में शामिल किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र के साथ साथ रियासतों का भी एकीकरण किया और भारत के बाल्कनीकरण को रोका। भारतीय रियासतों के भारतीय संघ में एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने और भारतीय संघ के साथ जुड़ने के लिए राजी करने हेतु इन्हें भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किए गए अथक प्रयासों और रियासतों के एकीकरण के कारण भी इन्हें भारत का विस्मार के नाम से भी जाना जाता है। इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को बम्बई में हो गई थी। इनको डेडिकेट करते हुए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के 143वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन किया गया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची 182 मीटर ऊंची मूर्ति है। यह चीन के स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध प्रतिमा से भी 23 मीटर ऊंची है तथा अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि 93 मीटर है की ऊंचाई से लगभग 2 गुनी है। जनवरी 2020 में इस मूर्ति को स्टैच्यू को संघाई सहयोग संगठन के 8 अजूबों में भी शामिल किया गया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मेंबर स्टेट्स ऑफ द संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से देश यहाँ पर शामिल है। दोस्तों यहाँ पर जो हमने 4 टॉपिक डिस्कस किया है, इससे संबंधित मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा आपसे। मुझे उम्मीद है यदि आप लोगों ने इन सारे टॉपिक्स को ध्यानपूर्वक सुना है तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में आसानी से दे पाएंगे। तो प्रश्न है यहाँ पर, गोवा मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? भारत ने कौन से सैन्य ऑपरेशन चलाकर गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था? ईपीएफओ में कर्मचारियों के वेतन का कुल कितना प्रतिशत योगदान होता है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की घोषणा किस वर्ष की गई थी तथा यह योजना किस मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है? सरदार पटेल के नेतृत्व में खेड़ा आंदोलन व बारदोली आंदोलन कब चलाया गया था? इन सभी सवालों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। दोस्तों ये सारे वीडियो यदि आप लोगों के लिए लाभदायक साबित हो रहे हैं तो आप इन्हें खुद देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।